हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक ऑप्टिक्स। हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में हम डीप लेवल की हम क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो एनटीएससी लेवल को कवर करेंगे और कुछ कंसेप्चुअल बातें करेंगे ऑप्टिक्स में। ये वीडियो मेन सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और सीधे सीधे हम कंपटीशन की बातें करेंगे। तो चलिए आज का जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें टॉपिक में ये है, पहली जो चीज़ लेके आऊँ मैं आपके सामने, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस। तो मैं कुछ बातें करूँगा आपके लिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस। तो हम प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन की बातें करेंगे। तो सबसे रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में सबसे पहला मेरा पॉइंट है, मैं यस नो में क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन है, इन अ होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम मतलब जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट टू एंड सेम रहे। समझ रहे हैं ना? मतलब यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट टू एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि सेम रहे तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मीडियम। तो ये कहलाता होमोजीनियस मीडियम। सो इन अ होमोजीनियस मीडियम द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या ये बात सही है कि गलत है? बताइए यस और नो। इन अ होमोजीनियस मीडियम द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई होमोजीनियस मीडियम है तो उसमें लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है कि नहीं करती है? यस, एग्जैक्टली। तो होमोजीनियस मीडियम में पहला पॉइंट है, देखो मैं लिख तो नहीं रहा हूं, आप लोग लिख सकते हो। ओके, जितनी बातें हैं ये आप लिखेंगे, मैं बस बोल रहा हूं। तो इन अ होमोजीनियस मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। यस, तो जब तक मीडियम आपका होमोजीनियस है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, और जैसे होमोजीनियस मीडियम बदल जाएगा वैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना बंद कर देगी। ठीक है ना? तो पहली बात हो गई, यस और नो में जवाब दे दिया आपने। सेकेंड पॉइंट में पढ़ रहा हूं, व्हेन ए लाइट रे ट्रेवलिंग इन वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द सरफेस ऑफ अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन देखिए एक मतलब एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ तीन क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। तो स्टेटमेंट क्या है? व्हेन ए लाइट रे ट्रेवलिंग इन वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज इंसिडेंट ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब तिरछी। मतलब मान लो कि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ऊपर, दिस इज मीडियम नंबर 1 और ये मीडियम नंबर 2 है। ओके, अगर कोई लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पर ऑब्लिकली, ये देखो ऑब्लिकली आके गिर रही है, मतलब इसका जो सरफेस के साथ एंगल है वो कैसा है? सरफेस के साथ एंगल इसका जो है कुछ ना कुछ अदर देन 90 डिग्री है। 0 डिग्री और 90 डिग्री से अलग है। दैट इज कॉल्ड ऑब्लिकली। दैट इज कॉल्ड ऑब्लिकली। तिरछी बोलते हैं इसको हिंदी में, सिंपल। ओके, यदि ये यहां पे इस तरीके से आके गिर रही है, मतलब कैसे? ऐसे नहीं गिर रही है, इस तरीके से नहीं गिर रही है, तो ऐसे गिर रही है ना? दैट इज कॉल्ड ऑब्लिकली। तो ऑब्लिकली अगर आ करके दो मीडियम के, इसको क्या बोलेंगे? इस लाइन को इंटरफेस। क्या बोलेंगे? इंटरफेस। ये तो दो मीडियम के बीच की जो लाइन बनती है ना, इसको अपन इंटरफेस बोलते हैं। तो ऑब्लिकली ऑन द सरफेस, ऑब्लिकली इन ऑन द सरफेस ऑफ द अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन फर्स्ट पार्ट में आपके सामने बता रहा हूं, बताओ आप सही है कि नहीं है। फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम। मतलब कि जिस मीडियम से ये आई है उसमें इसका थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। कैसे मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। समझ गए ना? मैंने क्या कहा? ट्रांसपेरेंट है, पॉलिश नहीं है मतलब ट्रांसपेरेंट है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब ये लाइट पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है। बोलो यस की नो? ये लाइट पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है। बोलो बच्चों यस की नो? क्या लगता है आपको, रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं होती है? नो? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। यस आंसर है इसका, पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है। समझ गए ना? हाँ, तो अरे रिफ्रैक्शन में भी रिफ्लेक्शन होता है भाई, रिफ्लेक्शन में भी रिफ्रैक्शन हुआ करता है। ओके, ये रूल है। रिफ्रैक्शन में भी रिफ्लेक्शन होता है, बहुत कम होता है बट होता है। ओके, तीन चीजें होती बेटा रिफ्रैक्शन में। देखो रिफ्रैक्शन तो जानते होगे ना कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो इसमें तीन बातें होती हैं। नंबर 1 तो जो हो रहा तो वो दिख ही रहा, मतलब पहला तो रिफ्रैक्शन तो होएगा ही, ये तो होएगा ही। दूसरी बात
रिफ्लेक्शन भी होगा, और तीसरी बात एब्जॉर्प्शन भी होता है। मतलब ये जो सरफेस है थोड़ा सा लाइट की एनर्जी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अकेले रिफ्लेक्शन बस नहीं होता है, अकेले रिफ्लेक्शन बस नहीं होता है, ओके, रिफ्रैक्शन भी होता है, साथ में एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो बेटा पहली चीज ये थी कि लाइट जब आती है तो ये थोड़ा सा पार्ट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है इसका, तो साथ ही साथ में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आर भी बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर भी बनेगा आपका साथ ही साथ में, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के साथ साथ आपका थोड़ा सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी हल्का सा मिलेगा आपको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये आप इसको कह सकते हो पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। तो बहुत ही सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो, कि रिफ्रैक्टेड रे की जो डायरेक्शन है, रफ कर रहा हूं इसको। सेकेंड क्वेश्चन है कि इसके बाद जो रिफ्रैक्टेड रे आई, अभी मैं बना नहीं रहा हूं कैसी आई, उसकी डायरेक्शन क्या ओरिजिनल रे के जैसे ही होगी या ओरिजिनल रे से अदर होगी, ओरिजिनल रे के जैसे ही होगी या ओरिजिनल रे से अदर होगी, अदर होगी। मतलब इट मे बी स्लाइटली बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल या और टूवर्ड्स द नॉर्मल, या तो ये इसकी तरफ झुकेगी या इससे दूर जाएगी। समझ में आया ना, या तो इसकी तरफ झुकेगी या इससे दूर जाएगी। क्लियर हुआ ना। तो क्या हो गया जी, आप क्या होगा इसमें कि द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज व्हाट, डिफरेंट फ्रॉम द इंसिडेंट रे, इज डिफरेंट फ्रॉम द इंसिडेंट रे, ओके। इसके बाद ब्लैंक था, इज ब्लैंक फ्रॉम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, फ्रॉम इंसिडेंट रे। तो बताओ इस ब्लैंक में क्या आएगा, सेम होगा या अदर देन अदर, ओके। मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इंसिडेंट रे से थोड़ी सी अलग होगी। क्लियर हुआ ना। देन नेक्स्ट है, अगली बात करते हैं, ओके। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन, यस नो बताना आपको, कि रिफ्लेक्शन इज अ सरफेस इवेंट, कि जो रिफ्लेक्शन है वो सरफेस इवेंट है, यस कि नो, कि जो रिफ्लेक्शन है वो सरफेस इवेंट है। तो हाँ, रिफ्लेक्शन, यस, रिफ्लेक्शन सरफेस इवेंट है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो होता है वो अंदर क्या है इस बात से मतलब नहीं है, ये सरफेस से ही हो जाता है ना। तो रिफ्लेक्शन सरफेस से ही हो जाता है, इस बात से मतलब नहीं है, तो ये सरफेस इवेंट है, ओके। बट रिफ्रैक्शन सरफेस इवेंट है कि नहीं है, इसका जवाब आप ढूंढ करके मुझे बताओ, ठीक है ना, कि रिफ्रैक्शन जो है वो सरफेस इवेंट है कि नहीं है। ओनली वो सरफेस पे डिपेंड करती है कि कुछ और बातों पर भी डिपेंड करती है, ओके। रिफ्लेक्शन तो सरफेस इवेंट है, मैंने आपको क्लियर कह दिया, यस। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो सब्जेक्टिव थ्योरी वाले क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बट करिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाई रिफ्रैक्शन। बोल देता हूं, समझा भी देता हूं, बट लिख के आप मेरे को शो करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाई रिफ्रैक्शन, वेरी सिंपल, व्हेन ए लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ओके, इट गेट्स डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ओके। ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए, शो द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग डिफरेंट मीडियम, ओके। प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन आपको बताना है यूजिंग डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम का मतलब एक बार रेयर टू डेंसर और एक बार डेंसर टू रेयर लेकर के, रेयर लेकर के आपको प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन समझानी है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से यस नो वाले क्वेश्चन टाइप में हम आ जाते हैं और यस नो वाले क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपको यस नो में बताना है, इन अ होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस मीडियम का मतलब हैविंग द सेम डेंसिटी, मतलब जिस मीडियम में हर पार्टिकल की डेंसिटी, हर पार्ट की डेंसिटी सेम हो, ओके, throughout same, yes. So in a homogeneous medium means having the same density throughout, light travels in a straight line path. अभी बता चुका, ये तो क्वेश्चन दोबारा आ गया, आंसर क्या है, yes कि no, yes, करेक्ट आंसर yes. सेकेंड क्वेश्चन है, when a ray of light traveling in one transparent medium to another is incident obliquely on the surface of the other transparent medium, then first question, मतलब जब लाइट obliquely
किसी मीडियम में इंटर करती है तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, से यस की नो? यस। सेकंड है बी पार्ट आपको बताना है एंड रेस्ट ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड इनटू द अदर मीडियम, ट्रांसमिट करती है, सेकंड कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गई एंड सम ऑफ द पार्ट इज ट्रांसमिटेड इनटू द सेम मीडियम, इनटू द अदर मीडियम, सॉरी नॉट सेम मीडियम, ट्रांसमिटेड इनटू द अदर मीडियम, यस की नो? यस, करेक्ट, एग्जैक्टली पार्ट है, नेक्स्ट है यस। देन थर्ड है द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज सेम एज द इंसिडेंट लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट की जो डायरेक्शन होगी वो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन की सेम होगी, यस और नो? ट्रांसमिटेड लाइट मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट तो ये थी, तो भाई सेम नहीं होगी, तभी तो रिफ्रैक्शन कहलाता है। सो आंसर इज नो। ओके, यस नो में आंसर क्या हुआ? नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। There is no need of transparent medium in refraction. Question है there is no need of transparent medium in refraction. Is it true or false? There is no need of transparent medium in refraction. Refraction में किसी भी तरीके से आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम की जरूरत है ही नहीं। बताओ ट्रू की फॉल्स? ओ माय गॉड, ट्रू कैसे भाई? फॉल्स हुआ ना ये, कह रहा नो नीड, बट नीड तो है। रिफ्रैक्शन किस में होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही तो होता है, सो इट इज फॉल्स, देयर इज नीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। रिफ्रैक्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन, रिफ्रैक्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन, रिफ्रैक्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन। बेटा यहां आंसर ट्रू दिया हुआ है, बट मुझे लग रहा है रिफ्रैक्शन सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, तो मेरी समझ में तो ये फॉल्स होना चाहिए। रिफ्रैक्शन ओनली एंड ओनली सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, अंदर के मीडियम अगर वेरी होंगे तो भी रिफ्रैक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, when a light ray passing from rarer to denser medium, then angle of incidence greater than angle of refraction. Yes, say true or false? When a light ray passing from rarer to denser, when a light ray is passing from rarer to denser medium, then angle of incidence is greater than angle of refraction. Is it true or false? False, you saying false? अच्छा, rarer to denser, rarer से denser जाने पे लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो आई जो होगा ये आर होगा, सो एंगल आई तो बड़ा ही है ना बेटा, सो इट इज ट्रू। ओके, सो ट्रू, करेक्ट आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए लाइट रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, अगला क्वेश्चन है व्हेन ए लाइट रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, देन क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, करेक्ट आंसर इज ट्रू, क्योंकि लाइट रे जब रेरर टू डेंसर जाती है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल, रेरर टू डेंसर जाएगी तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये एंगल आर है, ये एंगल आई है, क्लियरली दिख रहा है, एंगल आई से बड़ा होगा एंगल आर। डन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ट्रू और फॉल्स? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। यस, एग्जैक्टली, तो क्या हुआ? ट्रू होगी फॉल्स हो? ट्रू, एग्जैक्टली, यस। लाइट कभी भी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अगर किसी की फ्रीक्वेंसी बदल गई मतलब वो इंसान ही बदल गया, है ना? तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी आधार कार्ड के जैसे होती है, आइडेंटिटी होती है वो, है। तो अगर लाइट जो है वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है तो कभी भी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द बाउंड्री सरफेस एन इंसिडेंट रे, नॉर्मली इंसिडेंट रे गेट रिफ्लेक्टेड इनटू द मीडियम विदाउट डेविएशन। अगर एट द बाउंड्री सरफेस इफ एन इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट, अगर बाउंड्री सरफेस पर यदि कोई रे नॉर्मल के ही थ्रू आ जाए, ये देखो ऐसा इंसिडेंट हो जाए, अगर इस तरीके से इंसिडेंट हो जाए तो ये अनदर मीडियम में बिना किसी डेविएशन के इंटर कर जाती है। सही बात की गलत बात? इज इट ट्रू और फॉल्स? इंटर नहीं करेगी। अरे क्यों नहीं करेगी भाई? ट्रांसपेरेंट है ना मीडियम,
ऑब्वियसली, तो मैंने बोला था ऑब्लिकली देखोगे तो रिफ्रैक्शन होता, बट अब नॉर्मली देखोगे तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रेज बड़े आराम से निकल जाएंगी। समझ गए ना? सो बेटा परपेंडिकुलरली अगर इंटर हुई है, सॉरी परपेंडिकुलर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि नॉर्मल के साथ ही है, इंसिडेंस एंगल कितने डिग्री है बेटा? 0 डिग्री। समझ गए ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? 0। ये एक स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होगा। ओके, यस। सो द रिफ्रैक्टेड रे इंटर्ड अनडेविएटेडली, ओके, बिना डेविएट हुए लाइट जो है वो एंटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, 8 का आंसर बता दूं मैं? यस बोला ना मैंने? ओके, इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 9th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। ओ, एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे क्या होगा? अब इमरजेंट की बात कर रहा हूं, मतलब मैं रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? रिफ्रैक्शन की। तो एंगल ऑफ डेविएशन, चलिए ये देखिए, मान लीजिए ये सरफेस है, ये मीडियम 1, नीचे वाला मीडियम 2, ये लाइट आई, दिस इज एंगल आई, और ये क्या है बेटा? एंगल आर। एंगल ऑफ डेविएशन क्या कहलाएगा? एक्चुअली लाइट का पाथ क्या था? ये था, और लाइट गई कैसे बाद में? ये गई, तो ये जो भटक गई लाइट, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये आई है, इसमें से आर काट दो, कितना बचा? आई माइनस आर। ओके, क्लियर हो गया? तो एंगल ऑफ डेविएशन लिख लो बच्चों रिफ्रैक्शन में, एंगल ऑफ डेविएशन। तो रेयरर टू डेंसर के लिए क्या हो जाएगा भाई? आई माइनस आर, और डेंसर टू रेयरर अगर जाएगी तो आर बड़ा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? डेंसर टू रेयरर में आर बड़ा हो जाता है, आई छोटा हो जाता है, तो दैट टाइम क्या हो जाएगा? आर माइनस आई। तो दोनों को कंप्लीटली मिला के क्या लिख सकते हैं? मैथ्स वाले बच्चे समझेंगे, मॉड ऑफ आई माइनस आर। नोट कर लो, मॉड मतलब कुछ भी करोगे डिफरेंस, आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट है। देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि अगर आपका चैप्टर क्लियर नहीं है तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, पहले चैप्टर क्लियर कर लिए। मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम लोग? 10th पे आ गए। अब 10th का जो क्वेश्चन है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट पर है। मैंने कहा है द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। मतलब क्या कह रहा हूं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो जानते हैं ना, ये लाइट आती है, ये इधर चली जाती है और बाहर निकलती है तो ये निकल जाती है। लाइट का एक्चुअल पाथ क्या था? ये लाइट आई, नॉर्मल की तरफ झुक के जाना ऐसे था। थोड़ा और क्लियर करो बच्चों, ऐसे ले लो लाइट, ये और ये। लाइट का एक्चुअल पाथ क्या था? ये था एक्चुअल पाथ, और लाइट गई कहां से? यहां से। तो ये जो चीज कहलाती है दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको डी का नाम दे दो। किसका नाम दे दो? डी का। मेरा सवाल ये है बेटा कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास। टी थिकनेस ऑफ द ग्लास। बताओ ट्रू की फॉल्स? ट्रू कह रहे हो? अरे कैसे ट्रू होगा? साफ दिख रहा है कि थिकनेस अगर ज्यादा बढ़ेगी तो लेटरल शिफ्ट भी तो बढ़ेगा। यस कि नो? जितना मोटा आप ग्लास लोगे लेटरल शिफ्ट तो उतना ज्यादा होगा, तो इनवर्सली थोड़ा ना होगा। अभी क्या हो रहा है? थिकनेस बढ़ाओ और लेटरल शिफ्ट कम हो रहा है। क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बेटा यहाँ आपने कहा ट्रू, ये गलत था, ठीक है ना? यस, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्या स्टेटमेंट था? कि द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास। यस कि नो? आंसर है नो। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि जितनी आप थिकनेस बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट, इफ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 0, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हुआ भाई?
मतलब रेस को आप बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर ही से भेज दो, ये लो, आप रेस को एकदम नॉर्मल से भेज दिए हैं, तो आपको पता है कि नॉर्मल से रेस भेजने पे क्या होता है, बोलो, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, सीधे निकल जाती है रेस, खड़ाक निकल जाएगी ना। सवाल ये किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है एनटीएससी का आया हुआ क्वेश्चन कि व्हेन इंसिडेंस एंगल इक्वल टू 0 देन लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, ट्रू और फॉल्स? लेटरल शिफ्ट विल बी मैक्सिमम, ट्रू और फॉल्स? बोलो जी। ऑब्वियसली फॉल्स। भाई जब आपकी राइट बिल्कुल इस तरीके से आएगी तो ये अनडेविएटेडली सीधे निकल जाएगी, लेटरल शिफ्ट नाम की चीज ही नहीं आई, समझ गए ना। बल्कि इस समय लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ओके, तो ये स्टेटमेंट कह रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, काय का मैक्सिमम? गलत कह रहे हो, आंसर फॉल्स। ठीक है ना, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ होमोजीनियस मीडियम इज सेम फॉर ऑल आई एंड आर। मतलब किसी होमोजीनियस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा हमेशा सेम बना रहेगा, सेम मतलब कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप कितना भी आई और आर ले लो। आई तो आप ले सकते हो, आर वेरी करेगा, ऑब्वियसली ये तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है कि आई और आर की वैल्यू आप कुछ भी आए जाएं, हमेशा इनके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इनके रेशियो के साइन के रेशियो के इक्वल, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। इससे एक बात साबित होती है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता, वो तो हमेशा चाहे कुछ भी कर दो आप, कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दो उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा और म्यू सेम आ जाएगा ले दे करके, समझ गए ना। तो वो डिपेंड नहीं करता। तो आंसर क्या है, आंसर हुआ इसका यस, ट्रू है, ट्रू बात है ना। क्या है स्टेटमेंट, कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ होमोजेनियस मीडियम इज सेम फॉर ऑल आई एंड आर। यस, समझ गए ना, इज सेम फॉर ऑल आई एंड आर, चाहे आई और आर की कोई भी वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी बदलता नहीं है एक पर्टिकुलर लाइट के लिए, समझ गए ना, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए। हाँ, अगर आप लाइट की वेवलेंथ ही बदल रहे हो तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मैंने बताया था म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा, याद आया। तो अगर आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा मीडियम का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज। एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो भाई, बहुत ही सिंपल है 1, क्योंकि एयर का एब्सोल्यूट, क्योंकि म्यू एयर होता है एक्चुअली बेटा 1.0003 होता है, बट इसको दुनिया 1 मान के चलती है, तो एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट अकर्स बिकॉज लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। रिफ्रैक्शन समझ में आता है क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, यस और नो? ट्रू, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि लाइट की स्पीड जो होती है डेंसर मीडियम में कम हो जाती है और रेयर मीडियम में ज़्यादा हो जाती है ना। यस, है ना, लाइट एज ए वेव बढ़ती है, वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ती है, कल अपन ने देखा था क्लास में वेव ऑप्टिक्स की। ओके, सो द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, से ट्रू और फॉल्स। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलती है तो स्पीड ऑफ लाइट बदलती है, से यस और नो? ट्रू, यस, एग्जैक्टली बच्चों, व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स स्पीड चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, refractive index of a medium depends on the angle of incidence, say yes, no? Once again I am repeating, refractive index of a medium depends on the angle of incidence, yes, no? False, correct, no, angle of incidence पे depend करते ही नहीं है। Next question, the refractive index of diamond is maximum, refractive index of diamond is maximum and its value is what? क्या डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है? यस, जितने भी नॉन नेचुरल हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, उसमें डायमंड का मैक्सिमम होता है एंड इट्स वैल्यू याद कर लो 2.42, क्या होता है
2.42 लिख लो बेटा। म्यू डायमंड एब्सोल्यूट बोल रहा हूं, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में, तो चाहे म्यू डायमंड बोलो या ए म्यू डी बोलो या आप डायरेक्टली म्यू डायमंड बोलो, दैट इज इक्वल टू 2.42। इज 2.42। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस डिक्रीजेस। टेल मी व्हाट? विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? चेंज तो होगा, तो बताओ बढ़ेगा कि घटेगा? चेंज में भी इंक्रीज, चेंज में भी डिक्रीज। नो नो नो, आंसर डिक्रीजेस। लिख लो बेटा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यार टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने लगेंगे ना, मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने लगेंगे तो कंपैरेटिवली जो डेंसिटी पहले थी अब वो कम हो जाएगी। अब वो वाइब्रेट हो रहे हैं ना, तो गैपिंग्स ज़्यादा बनेगी, डेंसिटी गैप से कम होती है ना, बढ़ती थोड़ा ना है, गैप जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। तो आंसर लिखो डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। लास्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यस नो? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यस और नो? यस, एग्जैक्टली। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है मीडियम की, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। अगर 7 अलग अलग कलर भेजोगे तो 7 अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, समझ गए ना? 7 अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, इसीलिए अलग अलग कलर की अलग अलग शिफ्टिंग होती है। ओके, डन। ओके, कम टू द नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स। आ जाओ, न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट, बिल्कुल जल्दी जल्दी में करेंगे एकदम न्यूमेरिकल। लेवल 1 के न्यूमेरिकल है। चलो, कल मैं आपको क्या बताया था, आपको याद होगा? कल मैं आपको बताया था 2μ3 मीडियम 3 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप क्या लिख सकते हो इसको? दिस इज इक्वल टू 1μ3 डिवाइडेड बाई 1μ2। याद आया ना? चलो, उसी पर बेस क्वेश्चन है बेटा पहला, फर्स्ट क्वेश्चन। इफ ए म्यू जी इक्वल टू 3/2 एंड ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 4/3, देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो पहला आपको क्या फाइंड करना है बेटा? आपको फाइंड करना है डब्ल्यू म्यू जी। वेरी सिंपल। आपको क्या दिया? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट, आपको दिया वाटर का एब्सोल्यूट, आपको निकालना है ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में। तो अभी मैंने बताया, क्या लिख सकते हो इसको बेटा? इसको लिख सकते हो म्यू ग्लास डिवाइडेड बाई म्यू वाटर, है ना? म्यू ग्लास डिवाइड बाई म्यू वाटर, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में ए लगा दो बेटा। एयर म्यू ग्लास कितना दिया है? 3/2, और वाटर कितना दिया बेटा? 4/3, ठीक है ना? आंसर कर लो बेटा, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, काटाकुटी को छोड़े 9/8 बेटा लिख लो, आंसर हो गया 9/8। एनी प्रॉब्लम? ये पहला क्वेश्चन हो गया। आपने क्या निकाला? ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, है ना? देखो ज़्यादा ही आ रहा, 1 से बढ़ के आ रहा, 1 से क्या आ रहा? बढ़ के आ रहा। मतलब ग्लास की जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में क्या है? ज़्यादा है, तभी तो बढ़ के आ रहा 1 से। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, आपको निकालना है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। सेकेंड क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। वेरी सिंपल, कल ही पढ़ाया मैंने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ग्लास म्यू वाटर इक्वल टू 1 अपॉन वाटर म्यू ग्लास, 1 अपॉन, अभी क्या निकाला? 9/8। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 8/9। नोट करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? कोई दिक्कत? एकदम सिंपल। रफ कर दूं? अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। चलो बोर्ड पे ध्यान दो बेटा।
द सन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ये बेटा अर्थ, ये सन। सन की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितनी दे रखी है बेटा? ये दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। ठीक है, सन की जो डिस्टेंस है, द सन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। तो ये सन की डिस्टेंस दे रखी है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है ये जो स्पीड है इसकी v मान लो, v इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड दी गई है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द अर्थ। अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि बताओ कितना टाइम लेगा। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। टाइम इक्वल टू क्या होता है? स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो उससे तो टाइम निकाल लो। बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लो, है ना। कोई इसमें बताने लायक है ही नहीं कुछ, है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर बेटा? इसको सॉल्व करने पर चलो मैं ही कर देता हूँ। स्पीड दी है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बेटा, उल्टा बोल गया। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बेटा? देखो 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदल लो, 1000, ये मीटर हो गया। स्पीड कितनी दी है? ये दी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। बेटा 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल कर दो, हो गया। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 3, सेकेंड पलटी मार के ऊपर सेकेंड ही चला गया, और मीटर से मीटर तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा ये। चलो डेसिमल ब्रेक करो बेटा। नीचे कितना आ गया? 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ऊपर कितना आ गया बेटा? 500। हाँ 5 और गोड़े मल्टीप्लाई 100, 3 से मतलब सॉरी 15 आएगा, लिख दूं आपके लिए 15, 100 बटे 3 कैंसिल कर दो बेटा 5। आंसर कितने सेकेंड? 500 सेकेंड। कितने सेकेंड? 500 सेकेंड। बेटा इसको आप चाहो तो मिनट में बदल लो। अगर मिनट में बदलोगे तो आंसर आएगा 8.33 मिनट। 8.33 मिनट मतलब कि लाइट को धरती पर आने पे कितने मिनट लगते हैं? 8.33। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट रे ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम एंटर्स ए ग्लास फ्रॉम एयर। ये ग्लास है, ऊपर नीचे हवा है, एक लाइट आ रही है, क्या जा रही है? डेंसर टू रेयर। तो डेंसर टू रेयर है तो क्या हो जाएगी बेटा? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो जाएगा? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है ना। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ रे वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। बेटा एक ही कलर की लाइट है। कितने कलर की? एक कलर की। एक कलर की लाइट का नाम होता है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक एक कलर मतलब एक वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी दे रखी है बेटा? इंटरनल लाइट की 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट एंट्री मार रही है ग्लास फ्रॉम एयर। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ ये ग्लास था, ये एयर था। वी एयर, एयर के अंदर स्पीड कितनी दी है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। यस 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। जी हाँ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू ग्लास। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल ग्लास का बोला गया मतलब एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट है मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो एयर के रिस्पेक्ट में कितना दिया गया? 1.5। तो बताइए नंबर 1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इन एयर। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। नंबर 1 आपको बताना है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। पहला पार्ट आपको क्या बताना है? फ्रीक्वेंसी इन एयर। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है एयर में, फ्रीक्वेंसी इन एयर, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपको बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है ना बेटा। और तीसरा आपको बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास। एंड फोर्थ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है यार, सारी चीजें बिल्कुल खोल करके इसमें पूछ ली है एकदम से, है ना।
चलो देखो बेटा क्या क्या पूछ रहा है, मैं सब चीजें बताता हूं। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, क्या बोलना है बेटा, फ्रीक्वेंसी इन एयर। तो एयर के लिए अब सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एयर के लिए फॉर्मूला होता है v, स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इक्वल टू होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एयर के लिए v को क्या बोलते हैं बेटा, अपन c बोलते हैं, क्या बोलते हैं, c। तो एयर के लिए v को अपन c बोलते हैं, तो c इज इक्वल टू हो गया एफ लैम्डा। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, c अपॉन लैम्डा, f इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। चलो बेटा c कितना है बेटा, c इक्वल टू है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट दी गई है एयर में, है ना। वेवलेंथ कितनी दी गई बेटा, देखो वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। बट बेटा ये 5000 एंगस्ट्रॉम जो वेवलेंथ थी, ए मोनोक्रोमेटिक ऑफ लाइट रे ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर। ओके, क्वेश्चन ही मैंने उल्टा कर दिया, ग्लास फ्रॉम एयर मतलब एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है। मैंने क्वेश्चन ही पलट दिया बच्चों, माफ करना, चेंज कर लो क्वेश्चन। ग्लास फ्रॉम एयर मतलब एयर से कहां, ग्लास की तरफ। हाँ देखो लिखा भी ऐसा है, चाहता तो लिखने को लिख सकता था एयर टू ग्लास, मगर लिखा है ग्लास फ्रॉम एयर। तो आदमी पहले ग्लास बना लेगा, बाद में एयर बनाएगा और गलती हो जाएगी, समझ गए ना। तो ग्लास फ्रॉम एयर, एयर से गई है ग्लास में। चलो अब ठीक है, बिल्कुल सही है, अब तो और सरल हो गया। तो एयर में स्पीड कितनी है, इसमें एयर में कितनी दी है फ्रीक्वेंसी, 5000 एंगस्ट्रॉम, ये दिया बेटा, दिया है। चले आएंगे, अब तो सही है ना। हाँ बेटा चलो, फ्रीक्वेंसी तो कितनी है बेटा, 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर कितने मीटर, -10, 10 की पावर -10 मीटर, और c मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया क्या, मीटर, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। समझ में आया। चलो देखो बेटा क्या होगा, तो इसको सॉल्व कर लो। 3 जीरो कट गए, कितने बचे बेटा, 10 की पावर 5, तो 3 अपॉन 5, और 10 की पावर 5 और 10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 15 पर सेकेंड इक्वल टू एफ। बेटा इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, क्या बोलते हैं इसको, हर्ट्ज। 3/5 0.6। ओके, तो आंसर कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आ गई 0.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। नोट कर लो बेटा, 0.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। ज़्यादा अच्छा लिखोगे 6 को ब्रेक कर दो, 6/10। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा, 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। बेटा ये आ गई फ्रीक्वेंसी इन एयर। और बेटा आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी कभी भी बदलती नहीं है। तो चाहे इस मीडियम में रहो या इस मीडियम में रहो, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। तो बना लो बेटा, 2 आंसर आ गए। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास बोली थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर बोली थी। तो फ्रीक्वेंसी इन एयर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन ग्लास, दैट इज इक्वल टू कितना, 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये हो गया, ठीक है बेटा, ये आ गया पहली चीज। सेकेंड क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बेटा बहुत सिंपल है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि ए म्यू जी दैट इज इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो बस इतने पार्ट को उठा के सॉल्व कर लो यार, पलट के लिखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट इज इक्वल टू म्यू जी बाई कितना, म्यू ए। ठीक है ना, म्यू जी बाई म्यू ए। तो हमको क्या चाहिए, ग्लास की स्पीड चाहिए ना हमको ग्लास में, तो ग्लास को ऊपर ले जाओ आप। ये पार्ट में रफ कर देता हूं या इधर लिख देता हूं बच्चों। चलो क्या कर रहे थे अपन, तो ग्लास को यदि अपन ऊपर ले जाएंगे, ग्लास को चाहिए है तो वेलोसिटी इन ग्लास दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर, ठीक है ना, एयर मल्टीप्लाई बाई म्यू ए बाई म्यू जी, म्यू ए डिवाइडेड बाई कितना बेटा, म्यू जी। बेटा वी एयर दी रखी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बोलो यस। अब म्यू ए, एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और ग्लास का कितना दे रखा है 1.5, 1.5। बेटा 1.5 से 3 कितने बार गया, 2 टाइम्स। आंसर आ गया यार 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देख लो स्पीड कम हो रही है, पहले 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड थी, अब क्या हो गई
2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड आ गई 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया? हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सेम रहेगी ग्लास के अंदर भी। लास्ट पॉइंट क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, तो वही फॉर्मूला लगा दो, लैम्डा ग्लास इक्वल टू लैम्डा एयर बाई मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रफ कर रहा हूं। यस बेटा, क्या बताया था मैंने? हाँ, क्या बताया था मैंने? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ। तो अपन को क्या चाहिए है? देखो, तो म्यू इनवर्स मतलब म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, उल्टा होता है। यस और नो? चलिए, तो म्यू 1 अपॉन म्यू 2, म्यू 1 क्या है बेटा यहाँ पे? एयर, और म्यू 2 क्या है बेटा? ग्लास। लैम्डा 2 क्या है बेटा? लैम्डा ग्लास, और ये क्या है? लैम्डा एयर। हमें क्या चाहिए? लैम्डा ग्लास चाहिए। लैम्डा ग्लास को रोक लो, बाकी सबको इधर जान दो। म्यू ए कितना होता है बेटा? 1। म्यू ग्लास कितना होता है? 1.5। और लैम्डा एयर कितनी थी भाई? 5000 एंगस्ट्रैम। याद आया? 5000 एंगस्ट्रैम। सही कर रहा हूँ ना? ठीक है, तो लैम्डा ग्लास इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई कितना बेटा? 15। बोलो यस, एंगस्ट्रैम। ठीक ना बेटा? एक काम करो, 5000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणे 1000। बोलो यस। और 5 से 15 कितने बार करते हो? 3 बार। बोलो यस। और 1 में 3 का डिवाइड कर दिया 10 में। यदि इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पर ये आपका आ जाएगा 33.33 एंगस्ट्रैम। 1000 में 3 का डिवाइड करो, 333.33 एंगस्ट्रैम। आ गया ना? नोट करो। एक चीज और बेटा, गलती हो गई, ये डेसिमल ऊपर जाएगा तो यहाँ 0 भी आएगा। 5 का डेसिमल ऊपर जाएगा, 0 भी आएगा, तो यहाँ एक 3 और बढ़ाओ, 3333.33 एंगस्ट्रैम। एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, ये तो उड़ के बनने चाहिए आप लोगों से। बहुत बेसिक रिलेशनशिप है, बनना चाहिए, सीख के रखो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। द स्पीड ऑफ अ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड इज वाटर इज 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यस, तो एयर में जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये एयर की स्पीड है। एंड इन वाटर, वी वाटर इक्वल टू 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड इन वाटर इज 2 इंटू 10 की पावर 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या फाइंड करना है आपको बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर ये फाइंड करना आपको। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। बेटा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ए म्यू डब्ल्यू। क्या बोलेंगे? ए म्यू डब्ल्यू। मैंने बताया था आपको स्पीड में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। ये नीचे है तो वी ऊपर आएगा, ये ऊपर है तो वी डब्ल्यू नीचे जाएगा। बस निकाल दो बच्चों। वी ए की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8। ये कितना है बेटा? 2.25 इंटू 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल कर दो। समझ गए? काटाकुटी कर दो बेटा इसको। चलो देखो कैसे करेंगे। 3 मल्टी बाई 2.25 कैंसिल करो बेटा। ऊपर कितना आएगा? 200, 300 आ गया। तो कितना आ गया बेटा? 300 डिवाइड बाई 225। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो बेटा मालूम कितना आएगा? 1.33 बस। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि एक रिलेटिव क्वांटिटी है और वैसे भी इसकी यूनिट नहीं होती है। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। क्या है भाई? ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में 9/8। करवा चुका क्या? ऐसा कुछ लग रहा है, नहीं करवाया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 की पावर द
द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो वी एयर इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 की पावर 8 ही हो जाएगा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इसने क्या बोल रखा है, आपको निकालना है वी वाटर, ठीक है ना, आपको निकालना है वी वाटर। ठीक है, अच्छी बात है भाई, वी वाटर निकाल देंगे हम। और एक चीज क्या दे रखी है, एक चीज इसने दे रखी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एक मिनट, ये तो विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा, हाँ गड़बड़ लिखा मैंने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये तो फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, ये वही सारी चीजें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, ये मैंने दे रखा है। देखो बेटा क्या है, सीन क्या चल रहा है, सीन ये चल रहा है कि आपको वाटर चाहिए, तो कुछ भी करके वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आ जाओ। अभी आपको किसका दिया है, वाटर ग्लास के रिस्पेक्ट में। वाटर किसके रिस्पेक्ट में दिया है, ग्लास। तो आप वाटर के प्योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे पहुंचो। कैसे पहुंचोगे, देखो आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कितना दे रखा बेटा, 9/8। बोलो यस। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का, यानी म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू इक्वल टू कितना बेटा, 9/8। बेटा म्यू जी के सामने कुछ नहीं, मतलब एयर है, यहाँ भी क्या है, एयर है। अब आप ध्यान से देखो, आपको एयर म्यू जी की वैल्यू दे रखी 1.5 दे रखी ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा दो बेटा, तो ये हो गया 1.5 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू कितना, 9/8। तो ए म्यू डब्ल्यू कितना हो गया, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 9। ए म्यू डब्ल्यू सही है, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 8। बेटा इसको कैंसिल कर दो, 90 डेसिमल ब्रेक कर दिया, 90 15 से कितने बार गया बेटा, 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 4 जाए, 2 3 जा 6, मतलब ए म्यू डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4/3। 4/3 अपन बहुत पास में आ गए। अब ए म्यू डब्ल्यू बेटा देखो क्या है, ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू म्यू वाटर म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू एयर, एंड इन द टर्म्स ऑफ स्पीड इट इज वी एयर अपॉन वी वाटर। बेटा इसकी वैल्यू रख दे, 4/3 इक्वल टू वी एयर अपॉन वी वाटर। वी वाटर चाहिए ऊपर ले आओ, इक्वल टू वी एयर मल्टीप्लाइड बाई कितना, 3/4। एयर की स्पीड दे रखी है बेटा कितनी, 3 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। यूनिट क्या है बेटा, किलोमीटर पर सेकेंड। बोलो यस, सही है ना। कितना हो गया, 3 3 जा 9/4। तो आंसर आ गया, ये लिख लो, 9/4 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर, ओ किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर मीटर में तोड़ोगे तो 1000 बन जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 8 बन जाएगा। सही है ना, बस कर लो यही। 9/4 वैसे कितना होता है, 2.25 2.25, ठीक है ना, 2.25 किलोमीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में, चलो नोट करो फटाफट। चलिए तो आइए हम नेक्स्ट लेवल के न्यूमेरिकल करते हैं बेस्ड ऑन द रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, ए स्पॉट ऑफ इंक ऑन ए पेपर इज सीन थ्रू ए ग्लास स्लैब। मतलब एक पेपर है, उस पर स्पॉट ऑफ इंक है ये, ओके। अब इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दी जाती है, ग्लास स्लैब रख दी जाती है, तो आपको पता है एकदम नीचे है, बट यहाँ दिखाई देगा, कहीं यहाँ पे दिखाई देगा, ओके। हाँ, ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बेटा, 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब इज 1.5, ओके 1.5, व्हाट इज द, एट व्हाट हाइट द पॉइंट विल बी सीन अपीयर टू रेज्ड। बताइए कितनी हाइट पर उठा हुआ दिखाई देगा। मतलब अपन को क्या निकालनी है, अपरेंट हाइट, कितनी हाइट पर उठा हुआ दिखाई देगा। तो यह एक्चुअली
अपन को जो इसकी अपरेंट हाइट अपन को निकालने की कितनी हाइट पर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था रियल डेप्थ को क्या बोलते हैं अपन, h, और अपरेंट डेप्थ को क्या बोलते हैं बेटा, h डैश। यदि ऊपर से देखा जाए, ऊपर से, तो रियल डेप्थ कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर है, बट अपरेंट डेप्थ कितनी होगी बेटा, ये होगी अपरेंट डेप्थ। ओके, तो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आपको याद होगा, h अपरेंट इक्वल टू थिकनेस अपॉन म्यू, याद आया। थिकनेस कितने सेंटीमीटर दी बेटा, 10 सेंटीमीटर, बोलो यस। थिकनेस अपन को दी गई है 10 सेंटीमीटर, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को दिया गया है दैट इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1.5 है ना। सो बेटा सॉल्व करो, 10 ब्रेक कर दो डेसिमल, तो 100 बन जाएगा, और इधर पे 15, ये सेंटीमीटर। बेटा सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पर निकालिए आप लोग, सॉल्व करो। 100 बाई करो भाई सॉल्व, इसको कितना आ रहा है, 6 पॉइंट समथिंग, 100 बाई 15, 6 पॉइंट समथिंग आएगा है। काट दूं और चलो लो, 5 से काटो 20 बार, 5 से कट गया 3 बार, 20/3 को ही सॉल्व कर लो, 20/3 सेंटीमीटर ये आ गया। क्लियर, हाँ। तो ये क्या है बेटा, अपरेंट हाइट है, अपरेंट हाइट है, मतलब ये ऊपर से जहां से आप देख रहे हो वहां से इतनी गहराई पे होगा, समझ गया ना। अपरेंट डेप्थ है, सॉरी अपरेंट डेप्थ है। इन लोगों ने क्या बोला है कि अब ये बताओ एट व्हाट हाइट द पॉइंट विल बी अपीयर टू बी रेज्ड, कितना हाइट ऊपर उठ गया है। तो अपन को ये नहीं चाहिए, अपन को ये चाहिए कितना हाइट ऊपर हो गया, शिफ्ट चाहिए अपन को, कितना ऊपर शिफ्ट चला गया। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल में से इतना माइनस कर दो, शिफ्ट आ जाएगा। तो शिफ्ट इक्वल टू टोटल कितने सेंटीमीटर था, 10 माइनस 20/3, सॉल्व कर लो, 3 10 जा 30 माइनस 20/3, आंसर 10/3 सेंटीमीटर। 10/3 क्या होता है, 3.33 सेंटीमीटर। नोट करिए, मतलब जो पॉइंट है वो कितना ऊपर उठ गया है, 3.33, समझ गए। तो देखो अगर अपरेंट हाइट डेप्थ निकालने को आए तो ये निकाल के आना, ओके, अपरेंट डेप्थ है ना। और अगर शिफ्ट बोले कि कितना ऊपर उठ गया है तो ये आपको निकाल के आना पड़ेगा, दोनों को अच्छे से समझना है, गलती ना हो जाए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉय इज लुकिंग बिलो ए पॉन्ड एंड हिज आईज आर 1 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। एक बच्चा है, ये कोई पॉन्ड में देख रहा है, ओके। ए बॉय इज लुकिंग बिलो इन ए पॉन्ड, और उसकी जो आंख है ये सरफेस से 1 मीटर ऊपर है, 1 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ही सी ए फिश एट ए डेप्थ ऑफ 3 मीटर बिलो। वो एक फिश देखता है बेटा, कितने मीटर बिलो, 3 मीटर, मतलब एक तो ये है और साथ में 2 मीटर नीचे का मान लो, थोड़ा नीचे कर लो, दिक्कत होगी नहीं, 1 मीटर बनाएंगे पता चले आंख ही पहुंच ना पाए उसकी। तो बेटा उसको 3 मीटर बिलो, 1 2 3, चलो मान लो यहाँ पे she sees a fish at a depth of 3 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। मतलब कितने मीटर बिलो बेटा, 3 मीटर बिलो पे उसको एक मछली की जल की रानी दिखाई देती है, ये दिखाई देती है। फिश से चलने वाली रेस जो है वो उसके आंखों पे पहुंच रही है। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कैसे पहुंच रही है, कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सब छोड़ो, ये यहाँ से चलने वाली रेस उसको 3 मीटर पे दिखाई दे रही है। इफ ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 4/3, मतलब ए म्यू डब्ल्यू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है बेटा, 4/3। व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द फिश फ्रॉम द वाटर सरफेस। बताओ फिश एक्चुअली होगी कितनी गहराई पे। बेटा ये जो दिखाई दे रहा है इसे क्या दिखाई दे, अपरेंट है, तो ये अपरेंट है। और इसे क्या चाहना है बेटा, एच रियल, रियल पहचानना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एच
एपरेंट इक्वल टू होता है एच रियल अपॉन म्यू, बोलो हाँ। तो एच रियल इक्वल टू एच एपरेंट मल्टीप्लाइड बाई म्यू। एपरेंट हाइट कितनी भाई 3 मीटर है, म्यू का मल्टीप्लाई कर दो, म्यू कितना है 4/3, एच रियल आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया बेटा 4 है। मतलब रियली जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी 4 मीटर। नोट कर लो 4 मीटर, ठीक है ना, नोट करो बेटा 4 मीटर। बच्चों एक सवाल मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, इसको ये करके लाना आपको कि ये जो फिश है, यहां जो फिश है ये भी तो इस ऑब्जर्वर को देख रही ना, फिश भी ऑब्जर्वर को देख रही है। तो मैंने बताया था कि ऑब्जर्वर जो होता है वो और ज्यादा ऊंचाई पे दिखाई देता है फिश को, ठीक है ना। तो आपका सवाल है कि बताइए एट व्हाट हाइट अबव द वाटर सरफेस द आईज ऑफ द बॉय विल बी अपीयर टू द फिश। मतलब कि वाटर 1 मीटर पे तो बंदा है, अभी 1 मीटर पे तो है उसकी आंख। आपको बताओ इस 1 मीटर वाले को जो फिश है, फिश को ये वाटर लेवल के ऊपर कितना सही पे दिखाई देगा, कितनी दूरी पे दिखाई देगा। तो ये बात तो पक्की कि 1 से तो ज़्यादा ही होगा। तो आपको एग्जैक्टली बताना है कि ये कितना दिखाई देगा। ओके, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, देयर इज ए स्लैब ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर ऑन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, देन लेयर ऑफ वाटर ऑफ 4 सेंटीमीटर अबव इट। लो भाई, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। देयर इज एक स्लैब ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखी हुई है, कितने सेंटीमीटर की 6 सेंटीमीटर की, एंड ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड देन लेयर ऑफ वाटर 4 सेंटीमीटर, इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है। पानी पानी रे, ये 4 सेंटीमीटर पानी पानी, ठीक है ना, पानी भरा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, मतलब ग्लास का म्यू ग्लास इक्वल टू कितना बेटा 3/2, और दूसरा वाटर का वाटर म्यू वाटर इक्वल टू कितना बेटा 4/3। तो आपको बताना है देन व्हाट विल बी द अपरेंट डेप्थ व्हेन सीन फ्रॉम द अबव। यदि यहां से कोई बंदा देखे तो इसे इसकी गहराई कितनी दिखाई देगी। मतलब है तो एक्चुअली यहाँ पे अभी टोटल कहाँ पे बेटा 10 पे, ये 6 और 4 कितने पे है 10 पे, 6 और 4 है 10 पे। बट ये एक्चुअली जहाँ दिखाई देगा सरफेस से वहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ दो चीज़ें होती है बेटा, अपरेंट हाइट और अपरेंट डेप्थ। अपरेंट हाइट हमेशा नीचे से निकालो और अपरेंट डेप्थ हमेशा ऊपर से, है ना, गड्ढा हमेशा ऊपर से खोदा जाता है और लंबाई हमेशा नीचे से नापी जाती है। तो हाइट ऑलवेज नीचे से और डेप्थ हमेशा ऊपर से। चलो ठीक है, कर दें इसको सॉल्व, कर देते हैं बेटा इसको सॉल्व, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप जानते हो अपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू होता है, रियल डेप्थ अपॉन म्यू, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि म्यू कई सारे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे कई सारे म्यू हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको, रियल डेप्थ बेटा पहले 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर के लिए म्यू कितना है बेटा 3/2, 6 के लिए म्यू कितना है 3/2। अरे बेटा रियल डेप्थ पहले वाले के लिए कितनी है, अगर ये ना होता, अगर ये ना होता सीधे अपन यहां से देखते अकेले तो ये कितना होता 6, तो 6 है और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बोलो 3/2। तो ये तो इसका हो गया काम। अब सेकेंड वाले पे चलो, सेकेंड वाला कितने बेटा 4 हाइट है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो सेकेंड वाले का कितना लिया था मैंने 4/3, 4/3। समझ में आया। तो इसको आपको इंडिविजुअली ऐड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है इंडिविजुअली ऐड। मतलब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊँ समेशन ऑफ थिकनेस डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ म्यू, ये इकट्ठा कर लो, ये लो समेशन ऑफ थिकनेस बाई म्यू, काटा कूटी कर दो बेटा। देखो बेटा कैसे करेंगे, 3 से 2 टाइम्स गया और 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया 3, आंसर कितना बेटा, वही मजा आ गया 7 सेंटीमीटर। समझ गए ना। मतलब ये जो है आपको 10 पे, मतलब जो नीचे 10 पे है इधर कितना दिखाई देगा बेटा 7 सेंटीमीटर। सॉरी इसकी जो अपरेंट डेप्थ है वो यहाँ पे कहीं पे होगी बेटा 7 सेंटीमीटर। समझ में आया ना। तो
तो ये आपको ऊपर से 7 सेंटीमीटर की गहराई पे दिखाई देगा। उठ कितना गया? 3 सेंटीमीटर। कितना उठ गया? 3, क्योंकि टोटल 10 पे था, 10 पे था, 7 पे आ चुका है, तो कितना उठ गया? 3 उठ गया। उठा ना, ठीक है ना, 10 पे था, 7 पे आ गया, 3 उठ गया। समझ गए? तो इंडिविजुअल जितने भी लेयर लगा दो तो सारे का इंडिविजुअल सम करते जाओ, जितने भी आएंगे सबका इंडिविजुअल सम होता जाएगा। ठीक है ना बच्चों? चलो ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, मैं केवल क्वेश्चन बोलूंगा, उनके आंसर आपको लिख करके लाने हैं। सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्या है? थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बड़े जल्दी जल्दी बोलूंगा। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन, बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट रेयर एंड डेंसर मीडियम, एक्सप्लेन कर देना। सेकंड है एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, तो ग्लास ब्लॉक का रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट हैपेंड व्हेन ए लाइट इंसिडेंट नॉर्मली एट द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जब लाइट नॉर्मली आती है तो क्या होता है? सीधे निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन टू कैलकुलेट द लैटरल डिस्प्लेसमेंट व्हेन ए रे ऑफ रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस t, तो ग्लास स्लैब थिकनेस का आपको वो निकालना है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी सिंपल, इट इज द रेशियो ऑफ sin i अपॉन sin r, है ना? वैसे क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी होती है मीडियम की। व्हाट डू यू मीन बाय स्नेल्स लॉ, अरे इसी को तो स्नेल्स लॉ बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है? एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द स्पीड ऑफ लाइट, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है, इसी की वजह से तो रिफ्रैक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रभावित करने वाले कारक, इफेक्ट करने वाले फैक्टर। टेम्परेचर बता दिया आज मैंने, कलर ऑफ लाइट एंड टाइप ऑफ मीडिया, टाइप ऑफ पेयर ऑफ मीडिया, अलग अलग टाइप पेयर ऑफ अलग अलग बनेगा। Derive and explain the principle of reversibility of light, 1 mu 2 is equal to 1 upon 2 mu 1, कर लीजिएगा। Explain the refraction of light through different parallel media, अलग अलग पैरेलल मीडिया का रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला याद करो, 1 mu 2 इंटू 2 mu 3 इंटू 3 mu 4 इक्वल टू 1 mu 4, याद आया? यस। क्वेश्चन नंबर 16, establish the real depth, apparent depth and establish the real depth, apparent depth and refractive index to see an object placed in denser medium from a rarer medium, मतलब आप rarer से देख रहे हो denser की तरफ, तो रिलेशन बताना आपको रियल डेप्थ और apparent depth में। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the principal cause that when an object is placed in a denser medium, when it is viewed from a rarer medium to be at a depth lesser than the real depth, मतलब क्या कारण है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट आप डेंसर मीडियम में रखे हुए हो और आप उसको बाहर से देख रहे हो रेयर मीडियम से, तो उसकी ओरिजिनल जो डेप्थ है वो थोड़ी सी कम दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 8, गिव ए रीजन एंड एक्सप्लेन इट दैट व्हाई व्हेन एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड इन ए रेयर मीडियम इज व्यूड फ्रॉम द डेंसर मीडियम इज अपीयर टू बी रेज्ड फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। इसका उल्टा, अगर कोई चीज़ रेयर में और आप देख रहे हो डेंसर से, तो जिस पोजीशन पे वो आपको उससे ज़्यादा हाइट पे दिखाई देगी, समझ गए ना? उससे ज़्यादा हाइट पे दिखाई देगी। इसका रीज़न क्या है? क्लियर हुआ ना? यस, तो रिफ्रैक्शन ही है इसका रीज़न, ये आपको बताना है। ओके बच्चों, चलिए फिर से यस नो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, यस नो वाले फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं, यस नो। ओके, देखो यस नो वाले क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ इसको। पहला क्वेश्चन है, when an object placed in a denser medium when viewed from rarer medium appears at a depth lesser than the real depth, जब किसी ऑब्जेक्ट को जो कि डेंसर में रखा हुआ है उसे आप रेरर से देखते हो, तो जो इसकी डेप्थ दिखाई देती है वो इसकी ओरिजिनल डेप्थ से कम होती है। सही की गलत? यस, एग्जैक्टली यस। ओके, तो पहला आंसर है यस, ये ओरिजिनल डेप्थ से कम दिखाई देती है। सेकेंड क्वेश्चन, ए पॉन्ड व्हेन सीन फ्रॉम वर्टिकली अबव एकदम
90 डिग्री, है ना। वर्टिकली अबव इट्स अपरेंट डेप्थ 3/4 ऑफ द एक्चुअल डेप्थ, इसकी जो अपरेंट डेप्थ होगी पॉन्ड की जो तल की गहराई होगी वो उसकी एक्चुअल की, व्हेन वर्टिकली अबव इट्स अपरेंट डेप्थ इज 3/4 ऑफ द एक्चुअल डेप्थ। 3/4 मतलब 75%, 3/4 मतलब 75%। यार वर्टिकली अबव में तो कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं, तो मेरा आंसर तो नो है। वर्टिकली में देखने में क्या रिफ्रैक्शन होगा बताओ भाई, वर्टिकली में तो आपकी जो गहराई है वही दिखाई देगी, ऑब्लिकली देखोगे तब आपकी डेप्थ चेंज होगी, समझ गए ना भाई। आप देख कहाँ से रहे थे, ये है, आप रेयर से देख रहे हो तो आपको जो है आप यहाँ से देखोगे तो चेंज होगा, बट यदि आप यहाँ से देखोगे तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं। तो यदि अपॉन व्हेन सीन फ्रॉम वर्टिकली अबव इट्स अपरेंट डेप्थ इज 3/4 ऑफ द एक्चुअल डेप्थ, यस की नो, वर्टिकली नो, समझ गए ना। हाँ अगर आप यहां से देख रहे होते देन एच अपरेंट इक्वल टू होता है एच रियल बाई म्यू, एच रियल बाई म्यू, तो एक्चुअली एच रियल अपॉन जो म्यू होता है दैट इज इक्वल टू पानी का होता है 4/3, पानी का होता है 4/, तो पलट करके 3/4 टाइम्स ऑफ एच रियल हो जाएगा। बट इसको आपको कैसे देखना पड़ेगा, ऑब्लिकली कैसे देखना पड़ेगा, वर्टिकली में तो कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन ए रेयरर मीडियम एंड इट इज व्यूड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, रेयरर में है और देख रहे हो डेंसर से, इट अपीयर्स टू बी रेज्ड फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से उठा हुआ दिखाई देता, सही की गलत, सही, बिल्कुल सही, यस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, तारों की खुद की लाइट हुआ करती है, यस की नो, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तारों की खुद की लाइट होती है, क्यों नहीं होती भाई, होती है। स्टार, सन इज ए स्टार, सन क्या है, स्टार, प्लैनेट थोड़ा ना है, तो सन की खुद की लाइट है, तो स्टार की खुद की लाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेट की नहीं होती, सैटेलाइट की नहीं होती, समझ गए ना। प्लैनेट और सैटेलाइट दूसरे की लाइट का मजा मारते हैं, मगर स्टार की खुद की लाइट होती है। मून्स एंड प्लैनेट हैव देयर ओन लाइट एंड दे आर ट्विंकलिंग, यस और नो, हाँ नो, मून्स और प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरे की लाइट में चलते हैं, ठीक है ना। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। बड़ा जल्दी मैंने पढ़ाया है, वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।